नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दस्तक में। 50 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का कहर फैल चुका है। चीन से शुरू हुआ वो खौफनाक सफर अब हमारे देश हिंदुस्तान तक पहुंच गया है। मरीजों की तादाद दोस्तों लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में कोरोना का संक्रमण इटली से आए सैलानियों और लोगों से हुआ, लेकिन अच्छी बात यह रही कि सरकार ने कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियां पूरी कर ली है। एक वायरस जिंदगी में खौफ भर देता है। चीन से चले कोरोना के वायरस की दस्तक हिंदुस्तान में हुई तो बेचैनी भी बढ़ गई और अफरा तफरी भी। हालात की गंभीरता को इस बात से समझ सकते हैं कि सांसद मास्क पहनकर घूम रहे हैं, कुछ सांसद सैनिटाइजर लेकर चल रहे हैं, एयरपोर्ट पर यात्रियों की स्क्रीनिंग हो रही है, अस्पतालों में मरीजों का विशेष ख्याल रखा जा रहा है और खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को आकर बताना पड़ रहा है कि इस मुसीबत से कैसे बचें। तेजी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। हम जो गैदरिंग्स वगैरह हैं उनके अंदर जो है पार्टिसिपेशन करने के एंगल से थोड़ा सा जितना अवॉइड कर सकते हैं अच्छा है। हिंदुस्तान के कई शहरों से हर रोज कोरोना के संदिग्धों में वायरस की पुष्टि हो रही है। सरकार के हिसाब से भारत में कोरोना वायरस से ग्रसित कुल 28 मरीज कंफर्म हो चुके हैं। इनमें से केरल के 3 मरीजों का सफलतापूर्वक इलाज हो चुका है। बाकी 25 में से 16 इटली के नागरिक हैं जो भारत में घूमने के लिए आए थे। एक मरीज इटली के इन सैलानियों का ड्राइवर है जो भारतीय है। इसके अलावा एक मरीज दिल्ली का है जिसके संपर्क में आने से उसी के 6 रिश्तेदार भी कोरोना से ग्रस्त हो गए, जबकि आखिरी एक मरीज तेलंगाना का है। इन बिगड़े हालात में सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के सही इलाज की है। 23-24 लोगों का ग्रुप जो ये मच बिफोर लगभग 21 फरवरी को ये भारत में घूमने के लिए आया था। उनमें से एक मेंबर को बुखार इत्यादि हुआ जयपुर के अंदर, और उसको जब इन्वेस्टिगेट किया गया तो वो पॉजिटिव पाया गया। उसने अपनी वाइफ को भी उसने इन्फेक्शन दिया तो उसकी वाइफ भी पॉजिटिव आई, और उस ग्रुप के जो बाकी लोग जो थे उसमें से 14 लोग जो थे उनको जो है वो पॉजिटिव पाए गए। कोरोना से डरो ना, सरकार कह रही है। डरना भी नहीं चाहिए, बल्कि पूरी ताकत लगाकर इसको धो डालने का इंतजाम करना चाहिए। सरकार का दावा है कि दुनिया के दूसरे देशों में चाहे कोरोना का कितना भी कहर रहा हो, हिंदुस्तान में उसके इलाज की मुकम्मल तैयारी की। सरकार का कहना है कि उसने पहले चरण में वायरस की टेस्टिंग के लिए 15 लैब बना लिए हैं, जबकि 19 लैब और बनाने की तैयारी है। हर राज्य के अस्पतालों में विशेष वार्ड का इंतजाम किया जा रहा है। रैपिड एक्शन टास्क फोर्स भी बनाया गया है। साथ ही अलग अलग एयरपोर्ट पर मंगलवार तक 5,89,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब भारत आने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों के यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी, जबकि अभी तक सिर्फ 14 देशों से आए मुसाफिरों की जांच होती थी। वैज्ञानिकों की टीम ईरान के लिए रवाना हो रही है। हर मर्ज को बड़ा उससे जुड़ी अफवाह बना देती है, लेकिन सरकार की कोशिश है कोरोना से जुड़ी अफवाहों को फैलने नहीं दिया जाए। खुद स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ही कह रहे हैं कि घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस सतर्क और चौकन्ने रहिए। एक तो कोई किसी भी तरह का हम आप सब सहयोग करें, कोई पैनिक इसके बारे में नहीं फैलना चाहिए, क्योंकि बीमारी ये तेज़ी से स्प्रेड होती है, एक से दूसरे में जाती है जल्दी, इसलिए प्रिकॉशंस लेने ज़्यादा ज़रूरी है। राइट इन्फॉर्मेशन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है। दिल्ली में इटली से घूमकर वापस आए एक कारोबारी ने कोरोना वायरस के खतरे को कई शहरों तक पहुंचा दिया। कोरोना वायरस के कहर ने दुनिया को हिला दिया है। चीन हो या जापान, इटली हो या ईरान, कोरोना वायरस ने दुनिया के 75 देशों में पांव पसार लिए हैं। इसलिए हिंदुस्तान ने इससे निपटने के लिए कमर कस ली है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आशुतोष मिश्रा, आगरा, आज तक। कोरोना एक वायरस है जिससे जान को खतरा हो सकता है, लेकिन इस कोरोना वायरस पर राजनीति का वायरस चढ़ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तक ने कहा है कि कोरोना वायरस के बचाव के लिए वो होली नहीं खेलेंगे, लेकिन इस पर राजनीतिक आरोपों का तड़का लगा दिया पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने।
चीन से शुरू हुई एक बीमारी भारत पर भारी पड़ने लगी। कोरोना का खौफ ऐसा कि सांसद संसद में भी एहतियात बरत रहे हैं। वहीं कोरोना के बहाने ही सही लोगों से जुड़ने की सियासी कोशिशें भी तेज हो गई हैं। हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी तय की गई है और ये स्टेट लेवल टास्क फोर्स जो है ये बहुत जल्दी मिलेगी और सबकी जवाबदेही तय करेगी कि किसने क्या क्या काम किया। मैं उम्मीद करता हूं कि दिल्ली की जनता ने जिस तरह से डेंगू पे हम लोगों ने कंट्रोल पाया था, इसी तरह से इस खतरनाक बीमारी पे भी हम सब लोग मिलके ज़रूर कंट्रोल पाएंगे। कोरोना के वायरस ने होली का रंग फीका कर दिया है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ना गृह मंत्री अमित शाह होली खेलेंगे और ना ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किसी बड़े स्तर पर कोई प्रोग्राम न किया जाए, इसलिए इस साल मैंने फैसला किया है कि मैं किसी भी होली मिलन समारोह में हिस्सा नहीं लूंगा। कोरोना का वायरस अपनी जगह है, लेकिन राजनीति का वायरस भी अपना काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इल्जाम लगाया कि दिल्ली दंगे की खबर को दबाने के लिए कोरोना की खबर को जबरन अहमियत दी जा रही है। করোনা করোনা করে বেশি মাথা ঘামাচ্ছেন, নিশ্চয়ই একটা রোগ সারা পৃথিবী চিন্তা করছে, কিন্তু প্যানিকই করবেন না। কোন কোন চ্যানেল আমি দেখছি দিল্লির ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য, দিল্লির ঘটনা যাতে মানুষ ভুলে যায়, আসল ঘটনা ভুলিয়ে দেওয়ার জন্য कोरोना कोरोना को डराচ্ছে। सियासत का मीटर हमेशा डाउन ही रहता है। दिल्ली की हिंसा हो या कोरोना का वायरस, इस पर भी सियासत चालू है। आज तक ब्यूरो। राजनीति का वायरस कोरोना के सवाल पर चढ़ा है तो दिल्ली हिंसा पर भी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा किया, पूरे कांग्रेसी दल बल के साथ, और इस पर राजनीति शुरू हो गई, राजनीतिक खेल शुरू हो गया। कि कत्ल की पीड़ा में कराह रहा था तो 8 दिन बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस इलाके में पहुंचे, नफरत की चोट पर इंसानियत का मरहम लगाने के लिए या फिर हिंसा के खेल पर चलती सियासत चमकाने के लिए। ये जो स्कूल है ये हिंदुस्तान का भविष्य है और यहाँ पे नफरत और हिंसा ने इसे खत्म किया है, जलाया। तुम्हारे चक्कर में इससे किसी का फायदा नहीं हुआ है। हिंसा और नफरत तरक्की के दुश्मन है और ये जो हो रहा है हिंदुस्तान को जो बांटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इससे हिंदुस्तान की भारत माता का कोई फायदा नहीं। राहुल गांधी चले तो कांग्रेस चल पड़ी। एक दलबल पहुंचा पूर्वी दिल्ली के हिंसा प्रभावित इलाके में। राहुल गांधी ब्रिजपुरी के उस अरुण मॉडर्न स्कूल में पहुंचे जिसको हिंसा फैलाने वालों ने जला दिया था। दिल्ली के दिल पर ये वो आग है जो फैली तो मजहब के नाम पर, लेकिन जिसमें झुलस गई इंसानियत, झुलस गया भारत का ईमान, झुलस गए दिल्ली के जज्बात। राहुल एक मस्जिद में भी लोगों से मिले, नुकसान का हिसाब किताब लगाया और फिर कहा कि जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ, देश की छवि दुनिया में बिगड़ी, जिंदगी तो पटरी से उतर ही गई। हिंदुस्तान में हिंसा होती है, जब कैपिटल में हिंसा होती है तो हिंदुस्तान का जो दुनिया में जो रेप्यूटेशन है उस पर चोट पहुंचती है। जो हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ थी, जो हमारी स्ट्रेंथ थी, भाईचारा, एकता, प्यार, उसको यहाँ जलाया गया है, नष्ट किया गया है। और इस प्रकार की राजनीति से सिर्फ स्कूल का नुकसान नहीं होता है, हिंदुस्तान और भारत माता को नुकसान होता है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल तो और भी इलाकों में जाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने कहा कि मत जाइए तो वो मान गए, सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। दिल्ली में हिंसा को लेकर कांग्रेस काफी तेवर के साथ विरोध कर रही है। संसद के दोनों सदनों से लेकर संसद परिसर में गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की जा रही है। दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार
खास तौर से गृह मंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृह मंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस की मांग है कि संसद में दिल्ली की हिंसा पर तुरंत बहस हो, लेकिन सरकार ने तय कर लिया है कि वो होली के बाद बहस करेगी। इन सब के बीच राहुल गांधी का हिंसा प्रभावित इलाकों में जाना कुछ सवाल भी खड़े करता है। इतने दिन बाद हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर राहुल क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस इलाके में स्थिति ठीक नहीं है वहां जाना कहां तक सही है? जिस समय हिंसा भड़कनी शुरू हुई उस समय राहुल गांधी कहां थे? राहुल के हिंसा पीड़ित इलाके में जाने पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया। जो ये दर्दनाक घटनाएं देखने को मिली हैं, अगर इसका सही से आप पूरा इसका खोजबीन करिए तो राहुल जी के और उनके परिवार के बयानों का बड़ा बुरा असर पड़ा इस पे। राहुल जी आए हैं, आना चाहिए तो आए हैं। अभी तो अब तक तो यहाँ मोदी जी अमित जी तो नहीं आए, कम से कम राहुल जी तो आए हैं। वैसे कांग्रेस संसद में इस मुद्दे पर आर पार की मुद्रा में दिखती है, तो इंतजार कीजिए और देखिए कि ये घमासान कहां तक जाता है। आज तक ब्यूरो। राजनीति के वायरस ने दोस्तों मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को अपनी चपेट में ले लिया। कल रात को सरकार पर खतरा मंडराने लगा जब 10 विधायकों के बीजेपी के खेमे में जाने की बात सामने आ गई। लेकिन आज कमलनाथ के लिए और उनकी सरकार के लिए राहत की खबर यह आई कि बस 4 विधायक ही बाहर हैं, बाकी सब लौट आए हैं और लौटने वाले विधायकों ने मुख्यमंत्री से जाकर मुलाकात भी कर ली है। अब सवाल यह है कि यह सब आखिर हुआ तो हुआ क्यों? आप सर आप मैंने ये गलत नहीं ओ सॉरी जी ये महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी गड़बड़ कर रहा है, ये गलत। सत्ता के संघर्ष के लिए आधी रात का ड्रामा ऐसे भी होता है। भोपाल के श्यामला हिल्स में कौन रहेगा, इसकी लड़ाई गुरुग्राम के एक 5 स्टार होटल में शुरू हुई। जी देखो जी निकलो, ये महिला को हाथ लगा रही है, ये एसपी महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी गड़बड़ कर रहा है, ये इसको। कांग्रेस का आरोप है कि उसके 8 विधायकों को बीजेपी जबरन ले गई। इनमें से एक बीएसपी विधायक रामबाई भी थी, जिनको मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के 2 मंत्रियों जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह ने होटल से निकाला। इस दौरान सादे कपड़ों में हरियाणा पुलिस के अधिकारी से हाथापाई की नौबत भी आ गई। जी देखो जी निकलो, ये महिला को हाथ लगा रही है, ये एसपी महिला को हाथ लगा रहा है, ये एसपी गड़बड़ कर रहा है। वो विधायकों की खरीद फरोख्त के साथ साथ क्राइम करवा रहा है। वो ऐसी स्थिति निर्मित की विधायक के साथ मारपीट की, उसको उठा के ले गए मेरे सामने, मेरी आंखों के सामने। मंगलवार की रात कमलनाथ की नींद उड़ गई। उनकी सरकार को झटका देने के लिए 10 विधायक बीजेपी के संपर्क में आ गए। कमलनाथ के सामने चुनौती ये थी कि कैसे बीजेपी के ऑपरेशन कमल को नाकाम करें। इन विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिशों पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर बेहद संगीन आरोप मढ़ दिया। जो एमएलए का सूचना मुझे मिल रही है वो यही था, पहली किस्त 5 करोड़, उसके बाद राज्यसभा के चुनाव में सेकंड किस्त और थर्ड किस्त जबकि सरकार गिराने के लिए, ये तीनों किस्तों में दिया जाना था। अब आप उन विधायकों के बारे में जान लीजिए जिनके कारण कमलनाथ की हलक में सांस अटक गई होगी। बीजेपी के संपर्क में चले गए विधायकों में से 6 कांग्रेस के, 2 बीएसपी के, 1 निर्दलीय और 1 समाजवादी पार्टी के हैं। कांग्रेस का दावा है कि 6 विधायक उनके पाले में आ गए हैं, यानी बच गए 4। इनमें से 3 कांग्रेस के और 1 निर्दलीय विधायक है। इसके बारे में कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने इसे बंधक बना रखा है। खबर यह है कि कुछ विधायकों को कर्नाटक में शिफ्ट कर दिया गया है, जहां बीजेपी की सरकार है। उनके पास षड्यंत्र के अलावा कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती है, हर चीज षड्यंत्र करते हैं। ये उनके संस्कार, संस्कृति और उनके खून में है। गरीब परेशान है, बच्चे परेशान है, माताएं बहनें परेशान है, कांग्रेस के विधायक खुद परेशान है। अब मामला उनके घर का है,
आरोप हम पे लगाते हैं, ये कौन सी बात है? अब आप मध्य प्रदेश विधानसभा का समीकरण समझ लीजिए। मध्य प्रदेश विधानसभा की क्षमता 230 विधायकों की है। इनमें से 2 विधायकों की मौत के कारण इस वक्त 228 सदस्यों वाली विधानसभा है, जिसमें बहुमत के लिए 115 विधायक चाहिए। कांग्रेस के पास इस वक्त 114 विधायक हैं, जबकि बीएसपी के 2, समाजवादी पार्टी का 1 और 4 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है, यानी कुल 121 सदस्य। अगर इनमें से 4 विधायकों को कम कर दें तो कमलनाथ सरकार के पास 117 विधायक बचते हैं, यानी बहुमत का आंकड़ा कायम रहेगा। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि बीजेपी कमलनाथ सरकार को गिराना चाहती है। बीजेपी कह रही है बिल्कुल गलत। लेकिन जहाँ तक हमारे संपर्क हुआ था, जानकारी थी, उन्होंने कहा मैं शादी में आया हूँ और अधिकांश विधायक उन्होंने हमारे नेता दिग्विजय सिंह ने जो दोनों फोन पर चर्चा की, सब उनके साथ उनके यहाँ पहुँच चुके हैं और उनके साथ हैं। विधायकों के काम हो नहीं होंगे तो असंतोष बढ़ेगा। जनता के प्रति उनकी जवाबदेही है, तो लोग संपर्क करते हैं। 15-20 एमएलए हैं संपर्क में हमारे। वैसे कमलनाथ सरकार बनने के बाद से ही बीजेपी के प्रदेश स्तर के नेता सरकार गिराने की बात करते रहे हैं। ये हम अकेले तय नहीं करेंगे, हमारा नेतृत्व तय करेगा कि हमें क्या करना है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा नेतृत्व तय करेगा, तो फिर हम उस लाइन पे आगे बढ़ेंगे। अब सवाल है कि इस वक्त कांग्रेस पर मंडराते इस सियासत के पीछे कौन से कारण काम कर रहे हैं? क्या बीजेपी जोड़ तोड़ से मध्य प्रदेश में सत्ता में आना चाहती है? क्या राज्यसभा चुनाव का मामला है जिसमें कांग्रेस अपनी मौजूदा ताकत से 2 लोगों को राज्यसभा में भेज सकती है? क्या कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई ही कमलनाथ सरकार को स्थिर कर रही है? कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पिछले महीने अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने की धमकी दे दी थी। इस पर कमलनाथ का जवाब ये बताने के लिए काफी था कि सिंधिया की धमकियों की कोई औकात वो देखते नहीं। जिन मुद्दों को हमने अपने वचन पत्र में लिखा है उनको हमें पूरा करना ही होगा। अगर नहीं होगा तो हमें सड़क पे उतरना ही होगा। तो उधर जाएं। चलो। 26 मार्च को मध्य प्रदेश से राज्यसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस में इसके लिए घमासान मचा है। मौजूदा सांसद दिग्विजय सिंह का कार्यकाल खत्म हो रहा है, वो दोबारा एक मौका अपने लिए चाहेंगे। दूसरे दावेदार खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, जो पिछले लोकसभा चुनाव में अपने गढ़ में ही हार गए थे। तीसरा नाम कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ही प्रियंका गांधी का उछाला। कमलनाथ सरकार के लिए राहत की खबर ये है कि बंधक बनाए गए विधायकों में से ज्यादातर कांग्रेस के पाले में वापस आ चुके हैं, लेकिन अभी भी 3 विधायक ऐसे हैं जिनसे कांग्रेस का संपर्क नहीं हो पा रहा है और इसीलिए सवाल उठ रहा है, क्या मध्य प्रदेश के इस सियासी ड्रामे की पिक्चर अभी बाकी है? कांग्रेस का हर झगड़ा आखिर में 10 जनपद की चौखट पर ही पहुंच जाता है। फिलहाल बीजेपी के ऑपरेशन कमल से तो कमलनाथ का खतरा नहीं दिख रहा, लेकिन घर में मचा घमासान उनका सिरदर्द बढ़ा सकता है। दिल्ली से आशुतोष के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो क्या मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर राजनीति का वही वायरस चढ़ गया जिसको 2 दिन पहले गुजरात में कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर चढ़ाने की कोशिश की थी? गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने सरकार से अपनी नाराजगी क्या जताई? कांग्रेस ने ऑफर दे दिया कि कुछ विधायक ले आओ और मुख्यमंत्री बन जाओ। विजय कुमार रमणीकलाल रूपाणी ईश्वरना नामे सौगंध लऊ के 7 अगस्त 2016 को जब विजय रूपाणी ने गुजरात के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उस वक्त उनकी खुशियों के शोर में किसी की महत्वाकांक्षा के चटकने की एक आवाज भी आई होगी। साची श्रद्धा तब तो बात आई गई हो गई। निष्ठा धरावीस। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह प्रदेश में बीजेपी का सत्ता संघर्ष और उसमें उप मुख्यमंत्री पद से संतोष करने वाले नितिन पटेल का दर्द आखिरकार छलक ही गया। अपनों के बीच जो पहुंचे थे, ત્યાં પહોંચે છું તો એમને નથી પહોંચાતું। પૂછો અમારા ધારાસભ્યોને, તમારા બધાના સહયોગથી બોલું છું, પક્ષના કાર્યકર તરીકે બોલું છું। મને માતાજીના આશીર્વાદ છે। नितिन पटेल गुजरात सरकार में नंबर 2 हैं। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी से उनकी नाराजगी कई बार सामने आ चुकी है, लेकिन इस बार जब वो पाटीदार समाज की कुलदेवी मां उमिया के शिलान्यास समारोह में गए, वहां अपनों का हुजूम देखा तो दिल का दर्द जुबान पर आ गया।
કે ભૂલાવા મથિયા છે પણ નીતિનભાઈ ભૂલતા નથી। गुजरात के पाटीदार समुदाय में नितिन पटेल की मजबूत पकड़ मानी जाती है। इसीलिए 2016 के अगस्त महीने में जब आनंदीबेन पटेल का मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा हुआ तो नितिन पटेल का नाम करीब करीब पक्का माना जा रहा था। लेकिन आखिरी घड़ी में बाजी मारी विजय रूपानी ने। अब अंदर का दर्द उमड़ा तो कांग्रेस ने लपक लिया, सीधा ऑफर दे दिया कि कुछ विधायक ले आओ, मुख्यमंत्री बन जाओ। नितिन भाई काम करता हो तो भारतीय जनता पार्टी मात्र वातो करनारी पार्टी છે। એમાંથી જુદા પડીને 20 ધારાસભ્યો 15 થી 20 ધારાસભ્યો આપે તો કોંગ્રેસ તરફથી એકો આપવા માટે મેં એને હાઉસમાં વાત કરી છે, પાર્ટીની વાત કરતા મેં વ્યક્તિગત વાત કરી છે અને મારી પાર્ટીને મનાવવાનો પ્રયાસ કરીશ। कहां तो कांग्रेस गुजरात में बीजेपी की गुजरात सरकार में सेंध लगाने की बात कर रही थी, कहां मध्य प्रदेश में उसके विधायकों में सेंधमारी चल रही है। ये सियासत है, इसमें नहले पे दहला अक्सर चल जाता है। आज तक ब्यूरो। दस्तक में आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।